क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। रानो चिड़िया के घर में खाने को कुछ नहीं था और ठंड बहुत ज्यादा थी। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम आज आग नहीं जलाएंगे? बेटा, लकड़ियाँ गीली हैं। आप दोनों एक दूसरे से सट कर सो जाओ, गर्मी आ जाएगी। मम्मा, आज तो सांता क्लॉज आएंगे ना? वो सबके लिए गिफ्ट लाते हैं। कालू कौवा अपने पक्के घर के बाहर बड़े बड़े लाल मोजे टांग रहा था। रानो के बच्चे दूर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। रानो के बच्चे उड़कर कालू कौवे के घर के पास गए। वहाँ रोशनी जगमगा रही थी। जग्गू बेटे, ये मोजा देखो। इसमें सांता क्लॉज तुम्हारे लिए महंगी वाली कार और चॉकलेट डालकर जाएंगे। वाह पापा, मेरा मोजा तो सबसे बड़ा है। दीदी, क्या सांता हमारे घर नहीं आएंगे? अगर हम भी मोजे टांगेंगे तो वो जरूर आएंगे। गुड़िया और कुकू कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे। बच्चों के पास मोजे खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने कचरे के ढेर में उम्मीद तलाशी। दीदी देखो, मुझे 2 मोजे मिल गए। लेकिन कुकू, इसमें तो बड़े बड़े छेद हैं। अगर सांता ने गिफ्ट डाला तो वो नीचे गिर जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, हम इसे ऐसे टांगेंगे कि छेद छिप जाएं। सांता जी समझ जाएंगे। बच्चों ने अपनी मासूमियत में वो फटे मोजे अपने पेड़ की डाल पर टांग दिए। रानो का दिल ये देखकर भर आया। हे भगवान, मेरे बच्चों की उम्मीद मत टूटने देना। मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है। मैं इन मोजों में क्या डालूंगी? और ये मोजे तो फटे हुए हैं। कालू कौवा रानो के घर के बाहर रुका। उसकी नजर उन फटे मोजों पर पड़ी। अरे रानो, ये क्या कचरा टांगा है? सांता क्लॉज अमीरों के घर आते हैं, भिखारियों के घर नहीं। और इन फटे मोजों में तो वो सिर्फ कोयला डालकर जाएंगे। कालू भाई, आप जाइए यहाँ से। बच्चों को बहकाइए मत। देख लेना, सुबह ये मोजे खाली ही मिलेंगे। आधी रात हो चुकी थी। बच्चे सो रहे थे, लेकिन रानो की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बच्चों के टूटे दिल का डर सता रहा था। मैं अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मेरे पास तो सुई धागा भी नहीं है। रानो कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकली। उसने एक नुकीला कांटा तोड़ा ताकि उसे सुई की तरह इस्तेमाल कर सके। ये कांटा सुई का काम करेगा। अब बस धागे का इंतजाम करना है। रानो अपनी शॉल से ऊन का धागा खींचती है और मोजे सिलने लगती है। मोजे सिलने के बाद रानो जंगल में खाना ढूंढने निकली। बर्फ के नीचे दबे हुए उसे कुछ ताजे लाल बेर मिल गए। वाह, ये लाल बेर बिल्कुल सांता के गिफ्ट जैसे लग रहे हैं। बच्चे इन्हें खाकर खुश हो जाएंगे। क्रिसमस की सुबह हुई। गुड़िया और कुकू की आँख खुलते ही वे पेड़ की डाल की तरफ भागे। दीदी देखो, मोजे भरे हुए हैं। अरे और देखो कुकू, मोजों के छेद गायब हो गए। सांता ने हमारे मोजे भी ठीक कर दिए। यम्मी, ये मीठे बेर। सांता को पता था कि हमें खिलौने नहीं, भूख लगी है। दूसरी तरफ कालू के घर में महंगे खिलौने होने के बाद भी शांति नहीं थी। पापा, मुझे ये रिमोट वाली कार नहीं चाहिए। मुझे वो हवाई जहाज चाहिए था। सांता गंदे हैं। अरे चुप हो जा, इतना महंगा गिफ्ट है फिर भी रो रहा है। कालू रानो के घर की तरफ देखता है, जहाँ से हंसने की आवाज आ रही थी। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। तभी गुड़िया की नजर माँ पर पड़ी। रानो ठंड से कांप रही थी और उसकी शॉल फटी हुई थी। गुड़िया ने रफू किए हुए मोजे में वही धागा देखा जो माँ की शॉल का था। मम्मा, सांता नहीं आए थे ना? ये मोजे आपने अपनी शॉल उधेड़ कर सिले हैं। मम्मा, आपने हमारे लिए अपनी शॉल खराब कर दी। आप दोनों की मुस्कान से बढ़कर मेरे लिए कोई शॉल नहीं है। मम्मा, असली सांता क्लॉज आप ही हो। रानो की खुशियाँ और अपने बेटे के आंसू देख कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत पोटली में अनाज, कपड़े भरे और रानो के घर जाने से पहले जंगल के बाकी तरी पक्षियों और बंटी कबूतर को तोहफे बांटने निकल पड़ा। काका, ये लीजिए, मैं आपके लिए गरम शॉल और कुछ फल लाया हूँ। आज तक मैंने सिर्फ जमा किया, लेकिन आज मैं बांटना चाहता हूँ।
भगवान तुम्हारा भला करे कालू, तुमने आज हमारा त्योहार बना दिया। बाकी गरीबों को बांटने के बाद कालू खाली पोटली और एक कंबल लेकर रानू के दरवाजे पर पहुंचता है। कालू भाई, आप यहाँ? और आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? रानू बहन, आज मैं असली सैंता बनने की कोशिश कर रहा था। मैं जंगल के बाकी गरीब दोस्तों को तोहफे देकर आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कालू भाई। रानू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे सिखाया कि खुशी चीज़ों में नहीं है। मैं बाकी सब बांट आया, बस ये एक नया और गर्म कंबल तुम्हारे लिए बचाया है। तुमने अपनी शॉल बच्चों के लिए दे दी थी, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। उस दिन जंगल में एक अनोखा नजारा था। रानू ने कालू का दिया हुआ गर्म कंबल ओढ़ा हुआ था। कालू का बेटा जग्गू अपने महंगे खिलौने छोड़कर गुड़िया और कुकू के साथ मजे से खेल रहा था। कुकू, तुम्हारा मोजा तो सच में जादुई है। इसमें से बहुत मीठे बेर निकले। क्या मैं भी एक खा लूं? हाँ जग्गू भैया, हम मिल बांट कर खाएंगे। ये लीजिए। रानू बहन, आज मुझे समझ आया कि असली क्रिसमस दूसरों को देने में है, सिर्फ अपने लिए जमा करने में नहीं। मेरा मन आज बहुत हल्का महसूस कर रहा है। हैप्पी क्रिसमस सबको। सूरज ढलने लगा था, लेकिन जंगल में अंधेरा नहीं था। आज कालू के घर की चकाचौंध से ज्यादा रोशनी रानू के उस पुराने पेड़ के नीचे थी। रानू बहन, आज रात की दावत हम सब साथ मिलकर यहीं करेंगे। आखिर परिवार का मतलब सिर्फ अपना घर नहीं, पूरा जंगल होता है। और देखिए पापा, मैंने गुड़िया और कुकू के साथ मिलकर बर्फ का सांता बनाया है। सब देखते हैं कि बच्चों ने बर्फ से एक सांता बनाया है और उसे रानू की पुरानी फटी हुई शॉल का एक टुकड़ा स्कार्फ की तरह पहनाया है। मामा, ये सांता हमें हमेशा याद दिलाएगा कि कैसे आपने अपनी शॉल से हमारे फटे मोजे से ले थे। आज मेरा घर सच में भर गया है, पेट अनाज से और दिल आप सबकी खुशियों से। तभी अचानक आसमान से बर्फ की हल्की फुहारें गिरने लगती हैं। रानू के रफू किए हुए मोजे, जो अब भी पेड़ की डाल पर टंगे थे, उनमें बर्फ के टुकड़े गिरकर चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे असली हीरे हों। कालू, रानू और सभी बच्चे एक साथ मिलकर क्रिसमस का गीत गुनगुनाने लगते हैं। जंगल की उस करकराती ठंड में आज प्यार की सबसे ज्यादा गर्माहट थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा उपहार प्यार और त्याग है, महंगी चीजें नहीं। पुराने घोंसले में बीमार रानू खांस रही है, जबकि पास बैठी गुड़िया पुलिस वर्दी की तस्वीर को बड़े गौर से देख रही है। अरे मेरी गुड़िया बेटी, देखो तो, क्या अभी तक सुबह नहीं हुई? सूरज तो कब से निकल आया है। अपनी उड़ान की प्रैक्टिस के लिए आज नहीं जाओगी? तुम्हें तो अपने सपनों को पंख लगाने हैं और इस जंगल की पहली महिला पुलिस अफसर बनना है ना? उठो, देर मत करो, समय बहुत कीमती है। जा रही हूँ माँ, लेकिन आप बहुत बीमार लग रही हैं। आज आप दाना चुगने मत जाइए, मैं ही कुछ ले आऊँगी। नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरा छोड़ो। मेरी बीमारी तो आती जाती रहेगी। ये बुढ़ापा है, लेकिन पुलिस की भर्ती आने वाली है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी कसरत पर पूरा ध्यान दो। हमें अपनी इस गरीबी को अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर हराना है। तुम उड़ान भरोगी तभी तो मैं चैन से बैठ पाऊंगी। गुड़िया चिड़िया खुले आसमान में तेजी से उड़ रही है। वो सूखी लकड़ियों के बीच से बचते हुए निकलती है और हवा में गोते लगाती है। पास के पेड़ पर बैठे बबलू कबूतर और बिंदिया चिड़िया उसे देख रही हैं। अरे वाह, गुड़िया की रफ्तार तो बाज जैसी हो गई है। देखना बिंदिया, ये एक दिन हमारे जंगल का नाम रोशन करेगी। हाँ भाई, रानू ने अपना पेट काट काट कर इसे पाला है। इसकी कामयाबी ही रानू की असली दवाई है। दोपहर का वक्त है। रानू चिड़िया बाजार में गिरे हुए अनाज के दाने बीन रही है। धूप तेज है, उसे चक्कर आ रहा है, फिर भी वो रुक नहीं रही। बस थोड़े से दाने और जमा कर लूं तो गुड़िया के लिए आज एक अच्छी और पौष्टिक खुराक आ जाएगी। उसे पुलिस की कठिन ट्रेनिंग के लिए बहुत ताकत चाहिए। मेरी बच्ची का शरीर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए।
चाहे मुझे कितनी भी धूप में क्यों ना काम करना पड़े। सुनो सुनो जंगल के वासियों, कल पुलिस भर्ती शुरू होगी। सभी इच्छुक पक्षी बड़े बरगद के पास आ जाएं। मैदान में बहुत भीड़ है। कालू कौवा ऊंची डाल पर चश्मा लगाकर बैठा है। वो भर्ती का इंचार्ज है। गुड़िया चिड़िया लाइन में खड़ी है। अगला कौन है? आ जाओ सामने। नमस्ते सर, मैं गुड़िया। मैंने लिखित परीक्षा पास कर ली है और दौड़ में भी अव्वल आई हूँ। नंबर तो अच्छे हैं, उड़ान भी ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ नंबरों से नहीं मिलती। कालू कौवा गुड़िया को एक कोने में ले जाता है। वहाँ कोई और नहीं है। कालू की नीयत साफ नहीं लग रही। देखो गुड़िया, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन इस सीट के लिए बहुत से पक्षी कतार में हैं। अगर तुम चाहती हो कि ये वर्दी तुम्हें मिले तो थोड़ा वजन बढ़ाना पड़ेगा। वजन? सर, मेरा वजन तो फिट है। शरीर का वजन नहीं पगली, मेरी जेब का वजन। अपनी माँ से कहना कि 50 सुनहरे मोती लेकर आए, तभी तुम्हें ये नौकरी मिलेगी, वरना घर बैठो। गुड़िया घर लौटती है और कोने में बैठकर रोने लगती है। रानो घबरा जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या तुम फेल हो गई? नहीं माँ, मैं पास हो गई हूँ, लेकिन कालू अंकल ने कहा है कि जब तक 50 सुनहरे मोती रिश्वत नहीं देंगे वो मुझे नौकरी नहीं देंगे। हम तो गरीब है माँ, हमारा सपना टूट गया। मत रो बेटी, कालू की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी की काबिलियत का सौदा करे। तुम देखना, मैं कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया कालू के घर के बाहर खड़ी है। अंदर कालू और गोरी कव्वी मज़े से अंगूर खा रहे हैं। कालू भाई साहब, दरवाज़ा खोलिए, मैं रानो हूँ। क्यों आई हो रानो? क्या मोती ले आई हो? रानो हाथ जोड़कर खड़ी है। वो बहुत लाचार लग रही है। कालू भाई, आप तो जानते हैं मैं मजदूरी करती हूँ, मेरे पास मोती नहीं है। मेरी बेटी बहुत होनहार है, उसका हक मत मारिए। ईश्वर आपको देख रहा है। ईश्वर को छोड़ो और निकलो यहाँ से। बिना मोतियों के यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर तुम्हारी बेटी को नौकरी चाहिए तो अपना घोंसला बेच दो। सुना तुमने रानो? कल शाम तक मोती नहीं मिले तो नौकरी किसी और को दे दूंगा। अब जाओ। रानो नदी किनारे उदास बैठी थी। तभी वहाँ हरियाली तोती और हरिया तोता पानी पीने आते हैं। रानो को रोता देख वे रुक जाते हैं। रानो बहन, तुम इतनी रात गए यहाँ अकेली क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ हरियाली बहन, कालू कव्वा रिश्वत मांग रहा है। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कालू बहुत दुष्ट हो गया है, लेकिन चिंता मत करो रानो, हम पत्रकार हैं, हम सच को सामने लाएंगे। हमारे पास एक योजना है। हरिया तोता, बबली कबूतरी और रानो मिलकर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। रानो ने कुछ कंकर पत्थर जमा किए हैं और उन्हें एक चमकीले कपड़े में बांध रही है। रानो बहन, आपको बस ये पोटली लेकर कालू के पास जाना है और कहना है कि इसमें मोती है। बाकी काम मेरा और हरियाली का है। क्या इससे मेरी बेटी को खतरा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अब हमें डरना नहीं, लड़ना है। आप हिम्मत रखिए। अगले दिन रानो कालू के ऑफिस में पहुंचती है। कालू अकेला बैठा है। खिड़की के पास बाहर हरिया तोता और उल्लू दादा छिपे हुए हैं। कालू भाई, मैं मोती ले आई हूँ, ये लीजिए पोटली, लेकिन वादा कीजिए कि नौकरी मेरी गुड़िया को ही मिलेगी। अरे वाह, तुम तो समझदार निकली रानो। लाओ इसे इधर दो। अब तुम्हारी बेटी की नौकरी पक्की। मैं तो बस देख रहा था कि तुम अपनी बेटी के लिए कितना खर्च कर सकती हो। जैसे ही कालू ने पोटली खोली, उसमें से सिर्फ पत्थर निकले। तभी खिड़की से उल्लू दादा और हरिया तोता अंदर आ जाते हैं। कालू घबराकर पोटली गिरा देता है। कालू, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। एक गरीब माँ की मजबूरी का फायदा उठाया। हरिया ने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मुझे माफ कर दीजिए दादा, मुझसे गलती हो गई। माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। और गुड़िया चिड़िया, तुम्हारी माँ की हिम्मत और तुम्हारी काबिलियत के लिए तुम्हें आज ही पुलिस अफसर बनाया जाता है। माँ, ये वर्दी मेरी नहीं,
आपकी मेहनत की है। सच की हमेशा जीत होती है बेटी। हमें कहानी की शुरुआत एक अजीब रात से होती है। आसमान काला नहीं बल्कि लाल रंग का था। बूढ़ा उल्लू बाबा अपनी गुफा के बाहर के होकर नक्षत्र देख रहे थे। ऐसा संयोग 100 साल बाद बना है। सूरज देवता बहुत क्रोध में हैं। कल जंगल में अग्नि वर्षा होगी। जो फसल इस गर्मी को झेल गई वो सोना बन जाएगी और जो नहीं झेल पाई वो राख हो जाएगी। तभी हवा का एक गर्म झोंका आया और पास रखे सूखे पत्ते जलकर राख हो गए। जंगल वालों को सावधान रहना होगा। कल की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं होगी। इस साल जंगल में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा पसीने में लथपथ होकर अपने खेत में मक्का के बीज बो रहे थे। हाँ रानो, धूप बहुत तेज है। मुझे डर है कि कहीं हमारी फसल जल ना जाए। हमारे पास तो सिंचाई के लिए पानी भी नहीं है। टुन्नू जी, आप इस तपते सूरज और सूखी मिट्टी को देखकर अपना दिल छोटा मत कीजिए। याद रखिए, धरती माँ कभी भी मेहनत करने वालों को भूखा नहीं सुलाती। अगर हमने इन बीजों को अपने पसीने से सींचा है तो ईश्वर भी हमारी मेहनत का मोल जरूर समझेंगे। हमारे बच्चों के भविष्य की नींव इन्हीं नन्हे बीजों में छिपी है। हिम्मत हारने से मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि संघर्ष करने से ही हमें सफलता का रास्ता मिलेगा। हमें बस अपना कर्म करना है, बाकी सब उस ऊपर वाले के न्याय पर छोड़ देना चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर बैठकर रानो को मेहनत करते देख रहे थे। देखिए जी, रानो और टुन्नू कितनी मेहनत कर रही है। अगर इनके मक्के उग गए तो ये बहुत पैसा कमाएंगे। गोरी, मेहनत वो करेंगे और फसल हम काटेंगे। एक बार भुट्टे पक जाने दो, मैं रातों रात पूरा खेत साफ कर दूंगा। रानो पानी लाने नदी पर गई। नदी भी सूख रही थी। वहाँ सोना बुल उदास खड़ा था। रानो बहन, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि नदी का पानी भी खत्म हो रहा है। आप अपने खेत को पानी कैसे देंगी? सोना भाई, मैं अपनी चोंच में भरकर जितना पानी ले जा सकूंगी ले जाऊंगी। एक एक बूंद कीमती है। रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी चोंच में एक छोटे से मटके में पानी भरकर ला रही थी। वो बहुत थकी हुई थी। उसने मटका खेत के किनारे रखा। टुन्नू जी, ये आखिरी मटका पानी मिला है। इसे पौधों की जड़ों में डाल दीजिए, वरना वे सूख जाएंगे। तभी कालू कौवा जानबूझकर उड़ता हुआ आया और उसने मटके को टक्कर मार दी। छपाक! सारा पानी धूल में गिर गया और सूख गया। अरे माफ करना रानो बहन, मुझे दिखाई नहीं दिया। ओहो, सारा पानी गिर गया। अब तुम्हारे पौधे क्या पिएंगे? धूल। कालू भाई, आपने सिर्फ पानी का मटका नहीं गिराया, बल्कि एक गरीब की उम्मीदों पर चोट की है। जानते हैं, प्यासे के कंठ तक जाने वाले पानी की एक एक बूंद में दुआएं होती है, और आपने उस पुण्य को पाप में बदल दिया। कुदरत का नियम है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आज आप मेरी बेबसी पर हंस रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि छल से हासिल की गई खुशी कभी टिकती नहीं है। पानी गिराकर आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी हिम्मत इस धूल में गिरे पानी से कहीं ज़्यादा गहरी है। कालू हंसता हुआ चला गया। रानो और टुन्नू सूखी जमीन को देखकर रोने लगे। कुछ हफ्तों बाद रानो की मेहनत रंग लाई। खेत में हरे भरे मक्के के पौधे उगाए थे, जिन पर मोटे मोटे भुट्टे लगे थे। रानो उन्हें देखकर खुश हो रही थी। देखिए टुन्नू जी, हमारे भुट्टे कितने अच्छे हुए हैं। बस अब इन्हें पकने की देर है, फिर हम इन्हें बाजार में बेचेंगे। अचानक मौसम बदल गया। सूरज आग बरसाने लगा। हवा गर्म तवे जैसी जलने लगी। तापमान इतना बढ़ गया कि पत्तियां मुरझाने लगी। जंगल के सभी जानवर गर्मी से बेहाल होकर अपने घरों में छिप गए। रानो और टुन्नू बहुत चिंतित थे। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गुड़िया और कुकू गर्मी से रो रहे थे।
माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। रानो, अगर कल तक बारिश नहीं हुई तो हमारे सारे मक्के खेत में ही सूख जाएंगे। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कालू कौवा अपने साथ कुछ खाली बोरे लेकर झाड़ियों में छिपा था। उसे गर्मी की परवाह नहीं थी, उसे बस चोरी करनी थी। आज रात बहुत गर्मी है, इसलिए रानो और टुन्नू खेत पर पहरा देने नहीं आएंगे। यही सही मौका है, मैं सारे भुट्टे चुरा लूंगा। देर रात कालू खेत में घुसा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रात में भी जमीन जल रही थी। कालू ने जैसे ही एक मक्के को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, हाँ, अरे बाप रे, ये भुट्टा तो आग जैसा गर्म है। उई माँ, मेरे पंख जल रहे हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। अत्यधिक गर्मी के कारण भुट्टे के अंदर के दाने फटने लगे। पॉप पॉप पट पट। देखते ही देखते मक्के के दाने फूटकर सफेद पॉपकॉर्न बनने लगे और हवा में उछलने लगे। कालू कौवा डर गया। चारों तरफ सफेद पॉपकॉर्न गिरने लगे। कालू को लगा कि आसमान से ओले या बर्फ गिर रही है। भागो भागो, ये तो जादू हो गया। आसमान से पत्थर गिर रहे हैं। रानो ने कोई जादू टोना कर दिया है। भूत भूत। कालू अपना बोरा छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। सुबह जब रानो और टुन्नू खेत पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। पूरा खेत सफेद चादर से ढका था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरी हो, लेकिन वो ताजे और कुरकुरे पॉपकॉर्न थे। माँ, देखो, पॉपकॉर्न! पूरा खेत पॉपकॉर्न बन गया है। टुन्नू जी, गर्मी ने हमारी फसल खराब नहीं की, बल्कि उसे और भी कीमती बना दिया है। ये भुट्टे नहीं, ये तो सोने के पॉपकॉर्न हैं। रानो ने बाजार में ताज़ा पॉपकॉर्न की दुकान लगाई। पूरे जंगल में पॉपकॉर्न की खुशबू फैल गई। शेर, हाथी और यहाँ तक कि कालू के बच्चे भी पॉपकॉर्न खाने आए। वाह रानो बहन, क्या स्वाद है। गर्मी में भी आपने कमाल कर दिया। काश मैंने चोरी की जगह रानो से दोस्ती की होती, तो आज मुझे भी पॉपकॉर्न मिलते। देखा टुन्नू जी, जिसे हम अपनी तबाही समझ रहे थे वही हमारे लिए वरदान बन गई। कुदरत का करिश्मा तो देखिए। सूरज की जिस आग ने हमें डराया था, उसी ने हमारी फसल को सोना बना दिया। ये सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे आंसू और कभी ना टूटने वाली हिम्मत का इनाम है। आज मुझे समझ आया कि जब हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो सारी कायनात हमारी मदद के लिए नए नए रास्ते खोल देती है। मुश्किल हालात में जो डटा रहता है, जीत आखिर में उसी की होती है। जंगल में बहुत तेज आंधी आई थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू का छोटा सा घोंसला जमीन पर गिरकर टूट चुका था। दोनों बहुत उदास बैठे थे। रानो, हमारी किस्मत ही खराब है। हम गरीब पक्षियों के पास ना तो मजबूत पेड़ है और ना ही अपना घर। अब हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए, घर तो फिर से बन जाएगा। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मैं अब अंडे देने वाली हूँ। अगर इस बार हमारे बच्चों को इस तरह के किसी हादसे या किसी शिकारी से कोई नुकसान हो गया तो मैं शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस बार कुछ बहुत ही सुरक्षित करना होगा। अभी रानो सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस से रोने की आवाज़ें आने लगीं। रानो और टुन्नू उड़कर वहाँ पहुँचे। मेरा सब कुछ लुट गया। वो निर्दयी काला नाग मेरे सतरंगी अंडे खा गया। हम कुछ नहीं कर पाए। वो चुपके से आया और सब खत्म कर दिया। जंगल में खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हरियाली बहन, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सिर्फ एक साधारण घोंसला अब काफ़ी नहीं है। हमें इस बार किसी भी कीमत पर एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा जो किसी किले से कम ना हो। अब बारिश रुक चुकी थी। रानो नदी किनारे पानी पीने आई, लेकिन उसका ध्यान मजबूत लंबी घास और कंटीली झाड़ियों पर था। टुन्नू जी, मुझे एक शानदार उपाय सूझा है। हम अपना घर बिल्कुल भी आम तरीके से नहीं बनाएंगे।
हम इन मजबूत घासों को बुनकर एक बहुत ही अनोखा 3 मंजिला लटकता हुआ घर बनाएंगे, जिसे कोई भी शिकारी आसानी से ना ढूंढ पाए और ना ही उसमें घुस पाए। 3 मंजिला? लेकिन हमारे पास तो तिनके जोड़ने की ताकत भी नहीं बची है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए टुन्नू जी, मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर मैं सब संभाल लूँगी। बस आप मेरी मदद के लिए ये बहुत चिपचिपा गोंद और ये नुकीले कांटे जमा कीजिए। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इन मजबूत घासों को बुनती हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। रानो और टुन्नू अपनी चोंच में ढेर सारा सामान लेकर उड़ रहे थे। कालू कौवा और गोरी ये देख रहे थे। अरे देखो गोरी, ये रानो पगलिया गई है, इतना भारी सामान लेकर जा रही है। लगता है जंगल में महल बनाएगी। मजाक मत उड़ाइए कालू जी, बेचारी बहुत मेहनती है, पेट में अंडे है, फिर भी काम कर रही है। रानो ने दिन रात एक कर दिया। उसने घास को बुनकर एक लंबा लटकता हुआ घोंसला तैयार किया। रानो, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा तो एकदम खुला है, इसमें तो कोई भी घुस जाएगा। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल है टुन्नू जी। ये सबसे नीचे वाली मंजिल मैंने जानबूझकर दुश्मनों के लिए बनाई है। इसमें मैंने अंदर तक कांटे और मजबूत चिपचिपा गोंद भर दिया है। जो भी शिकारी लालच में इस रास्ते से अंदर आएगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। हम बीच वाली मंजिल में रहेंगे, जिसका रास्ता मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। कोई बड़ा जानवर या पक्षी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। घर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर आसमान में एक खूंखार चील की नजर रानो के नए घर पर पड़ी। अरे वाह, नया घोंसला। लगता है ताजे अंडों की दावत मिलने वाली है। बस सही वक्त का इंतजार है। रानो जानती थी कि वो अकेले चील से नहीं लड़ सकती। वो अपनी हिचकिचाहट छोड़कर कालू के पास गई। कालू भैया, गोरी दीदी, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे अंडे आने वाले हैं। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? एक माँ की दुआ मिलेगी भैया। बस जब मैं दाना लेने जाऊँ आप मेरे घर पर नजर रखिएगा। कालू जी मान जाइए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी की काम आता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। रानो ने अपने 3 प्यारे अंडे दिए। कई दिन बाद फिर मौसम खराब हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित घर बनाया है। तभी पेड़ के तने पर सरसराहट हुई। मौत ऊपर चढ़ रही थी। काला नाग अपनी जीभ लपलपाते हुए रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंडों की महक आ रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा। नया घर और नया शिकार, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। काला नाग रानो के अंडों के लालच में घोंसले के सबसे नीचे वाले छेद में घुस गया, लेकिन ये रानो की चाल थी। वो रास्ता आगे से बंद था और बहुत टाइट था। अरे, ये रास्ता तो बंद है। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं न आगे बढ़ पा रहा हूँ और न ही पीछे मुड़ पा रहा हूँ। रानो ने मुझे फंसा दिया। नाग वहाँ फंसा हुआ तड़प रहा था। तभी ऊपर से चील ने हमला करने के लिए उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो घोंसले के पास पहुँची, उसने लटकते हुए नाग को देखा। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से काल बैठा है, तो ये नाग मुझे ही डस लेगा। भागो यहाँ से। भाग जा चील, वरना ये नाग तुझे छोड़ेगा नहीं। चील नाग को देखकर डर गई और बिना हमला किए भाग गई। कालू और गोरी ने उसे दूर तक खदेड़ दिया। नाग भी थककर पेड़ से नीचे गिर गया। खतरा टल चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ रानो के अंडों में हलचल हुई और नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो टुन्नू जी, हम जीत गए। हमारी गरीबी नहीं, हमारी सूझबूझ जीती है। रानो की खुशियों की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर डाल पर आकर बैठ गया। उसने उस लटकते हुए मजबूत घर को गौर से देखा। मान गए रानो, सच में तुम्हारा ये 3 मंजिला किला तो कमाल का है। तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर सिर्फ तिनकों से नहीं, दिमाग से बनता है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा
कि मुसीबत चाहे नाग जैसी हो या चीन जैसी, अगर परिवार और पड़ोसी साथ हों और हिम्मत से काम लिया जाए तो जीत पक्की है।